नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिल की बात करने वाले हैं, एक ऐसा प्रस्ताव जो शायद भारत के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। ये है संविधान का 131वां संशोधन बिल। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में भारत का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहा है? देखिए, एक नया कानून आ रहा है जो पार्लियामेंट की पूरी बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को ही बदल सकता है, और इसका असर आप मान के चलिए बहुत दूर तक जाने वाला है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। मतलब आज का जो सिस्टम है ना, वो दशकों पुराने डेटा पर टिका हुआ है। जी हाँ, लोकसभा की सीटें 1971 से, आप सोचिए, 1971 से ही फ्रीज हैं। तो इस पूरी बहस के सेंटर में एक शब्द है, परिसीमन या डिलिमिटेशन। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आबादी बदलती है, वैसे वैसे लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करना। और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हर एक वोट की कीमत, हर एक वोट की वैल्यू करीब करीब बराबर हो। तो कहानी शुरू होती है 1971 से। ये वो साल था जब आखिरी बार जनगणना के बेसिस पर लोकसभा सीटें बांटी गई थी। फिर आया 1976 और 42वें संशोधन ने इस पर रोक लगा दी। क्यों? ताकि राज्य फैमिली प्लानिंग पर फोकस करें। फिर 2001 में 84वें संशोधन ने इस रोक को और आगे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि हम लगभग 50 साल से, सोचिए 50 साल से एक ही पुराने डेटा पर चल रहे हैं। तो अब आते हैं इस नए बिल पर। आखिर इस 2026 के बिल में ऐसा क्या खास है? इसमें आप समझिए 3 बहुत बड़े प्रस्ताव हैं जो इस पूरे पुराने सिस्टम को बदलने का दम रखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव, लोकसभा का साइज। ये बिल कहता है कि मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या 550 से बढ़ाकर सीधे सीधे 850 कर दी जाए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ा जंप है। दूसरा बड़ा पॉइंट, अब सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के हिसाब से नहीं होगा। नहीं, अब बेस होगा 2011 की जनगणना। और ये एक ऐसा मूव है जो दशकों से चले आ रहे पॉलिटिकल समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। और तीसरा, ये बिल विमेन रिजर्वेशन के लिए भी रास्ता साफ करता है। जो 1/3 महिला आरक्षण का कानून पहले ही पास हो चुका है, उसको लागू करने में जो भी रुकावटें थीं, ये बिल उन्हें हटाने की बात करता है। तो चलिए फटाफट से समराइज करते हैं। ये बिल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल पर वापस जाता है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो तय करे कि भविष्य में कौन सी जनगणना इस्तेमाल करनी है। लोकसभा का साइज बढ़ाता है, विमेन रिजर्वेशन को इनेबल करता है और एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की भी बात करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए बिल के पॉइंट्स, पर अब चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन बदलावों का असली मतलब क्या है? क्योंकि असली कहानी तो इन नंबरों के पीछे छुपी है। एक कोट है जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। इस बदलाव से लोकसभा की कुल सीटों में राज्यों के हिस्से में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो ये सिर्फ कुछ सीटों के घटने या बढ़ने का मामला नहीं है, नहीं, ये स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस का एक पूरा का पूरा शिफ्ट है। और ये स्लाइड इस बदलाव की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं गेनर्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य जिनकी आबादी बढ़ी है, तो जाहिर है उन्हें सीटें ज्यादा मिलेंगी। और दूसरी तरफ हैं लूजर्स, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जिन्होंने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया और अब उन्हें अपनी सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। अब जरा नंबरों पर गौर करिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 9 सीटें मिल सकती हैं, बिहार को 6 सीटें, और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु को 7 और केरल को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। मतलब अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो पॉलिटिकल पावर का जो सेंटर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राज्यों तक ही खत्म नहीं होती। इसका असर पार्लियामेंट के अंदर भी पावर के बैलेंस पर पड़ेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, आज लोकसभा और राज्यसभा की ताकत का जो रेशियो है वो करीब 2.2:1 का है। इस बिल के बाद ये रेशियो बढ़कर 3.3:1 हो जाएगा। इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? जॉइंट सिटिंग में। मतलब किसी भी जॉइंट सेशन में लोकसभा की आवाज, उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और भी असर है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, उसका साइज 81 से बढ़कर 122 तक हो सकता है। हर एक एमपी को बिल पर बोलने या अपने मुद्दे उठाने के लिए पहले से कम टाइम मिलेगा।
और एक बहुत बड़ी बात, भविष्य में डीलिमिटेशन कब होगा, ये तय करने की पावर संविधान की जगह पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का सिद्धांत। बेशक यह डेमोक्रेसी की नींव है, लेकिन सवाल यह है कि इसका हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर, हमारे संघीय संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। तो एक तरफ है डेमोक्रेसी का सिद्धांत और दूसरी तरफ है फेडरल स्टेबिलिटी। इन दोनों के बीच भविष्य का सही बैलेंस क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब शायद भारत के आने वाले पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करे।